For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Everyone, क्या चले बच्चों आपके? I hope all of you are doing really fine and healthy. So finally we are back with our security laws amendment. तो last video मैंने आपकी company law and setting up की amendments upload करी थी. इस वीडियो में I'm going to upload securities law की amendment and that too for June 2021 attempt. तो सर सबसे पहली बात, amendments फिर से कहूँगा बहुत ही कम है यहाँ पे. तो सिक्योरिटी लॉ की जो भी अमेंडमेंट्स हैं बड़ी कम है. एंड ये जो अमेंडमेंट नोट्स आ रहे हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे? तो सर ये वाले अमेंडमेंट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, CS_law updates. इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो आप सीधे सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट्स पर पहुंच जाएंगे. तो जो भी आपकी सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट्स है आप उस लिंक पर क्लिक करना. ये वाली जो PDF है आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे. एंड वंस अगेन ये वाली जो अमेंडमेंट्स है आपकी जून 21 अटेम्प्ट के लिए है. तो इसमें मैं आपको ये 6 महीने की अमेंडमेंट करवाने वाला हूँ. दैट इज जो भी अमेंडमेंट्स आपकी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक आई थी वो वाली अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे. आई एम प्रिज्यूमिंग कि इससे पुरानी वाली अमेंडमेंट क्लासेस आपने देख रखी होंगी. इससे पहले मैंने आपकी दिसंबर एंड जून 20 की अमेंडमेंट्स अपलोड कर दी थी. उस वाली अमेंडमेंट क्लास में मैंने आपको सारी अमेंडमेंट करा दी थी अप टू 30 जून 2020. तो ये वाली अमेंडमेंट क्लास कराते वक्त मेरी एक प्रिजम्पशन है कि 30 जून 2020 इस दिन से पहले वाली सारी अमेंडमेंट्स आप कर चुके हो. उसके बाद की जो ये 6 महीने की एडिशनल अमेंडमेंट्स हैं जो जून 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सर हमारी सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट. तो सर यहाँ पे जो सबसे पहली अमेंडमेंट आ रही है वो एक छोटी सी अमेंडमेंट इन ICDR रेगुलेशन. तो सर ICDR रेगुलेशन में हमने एक रेगुलेशन 3 पढ़ा था और वहां हमने सीखा था सर जब कभी भी एक लिस्टेड एंटिटी राइट्स इशू लाती है तो उस पर ICDR रेगुलेशन तब अप्लाई करती है अगर राइट इशू का इशू साइज 10 करोड़ हो. तो आज उस 10 करोड़ के इशू साइज को रिवाइज करके 50 करोड़ कर दिया गया है. दैट इज राइट्स इशू के ऊपर ICDR रेगुलेशन आज के बाद कब अप्लाई करेगी? जब राइट इशू का मिनिमम साइज होगा 50 करोड़ का. तो 10 करोड़ से लिमिट रिवाइज हो गई आपकी 50 करोड़. दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन ICDR का टॉपिक. इसके बाद सर एक अगली अमेंडमेंट आ रही है छोटी सी टेक ओवर कोड में. सर टेक ओवर कोड जो आपकी बुक्स में था वहां पे आपको रेगुलेशन 16 एंड 18 में टेक ओवर कोड्स की एक ऑब्लिगेशंस लिखवाई गई थी कि टेक ओवर कोड के तहत कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है. उसमें एक एडिशनल पॉइंट यहां पर आज ऐड हो गया है किसी चीज का, इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट्स. दैट इज सर आज अगर एक कंपनी ओपन ऑफर लेकर के आती है और वो कंपनी शेयर होल्डर्स को टाइमली पेमेंट ना करे तो जितना भी पीरियड ऑफ डिले रहेगा वहां पे आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है कि सर अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हो तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. पर अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है कि किस वजह से आपको पेमेंट करने में डिले हुआ तो आप सेबी को कन्विंस कर लीजिएगा. सेबी आपके इस इंटरेस्ट को वेव कर सकती है. तो सेबी के पास पावर है कि सेबी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेव कर सकता है, वरना आपको 10% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना रहेगा. तो बड़ा ही एक छोटी सी अमेंडमेंट आपकी टेक ओवर कोड में भी आई. एंड देन सर लास्ट अमेंडमेंट जो मैं कहूंगा जो हमारी आई है वो आई है इनसाइडर ट्रेडिंग के टॉपिक में. तो बस ये 3 टॉपिक्स हैं जहां पे हमारा ICDR रेगुलेशन, टेक ओवर कोड, इसकी अमेंडमेंट हमने देखी. एंड लास्ट अमेंडमेंट आ रही सर हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग के टॉपिक में. तो जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है उनमें कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट है सर. सबसे पहला सर जो अमेंडमेंट आई है वो आई है आपकी रेगुलेशन नंबर 3 में. तो हमने लास्ट टाइम सीखा था सर कि रेगुलेशन 3 में एक नया सब रेगुलेशन 5 एंटर हुआ था और उसने कहा था कि कंपनी को एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना होगा जिसमें उन सारे लोगों की डिटेल्स मेंटेन होंगी जिसके साथ कंपनी ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करी है. तो रेगुलेशन 3 में कुछ एक्सेप्शंस आती थी जब एक कंपनी को अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते थे UPSI, वो किसी पर्सन के साथ शेयर करना अलाउड था. तो अगर कंपनी किसी पर्सन के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करती थी एज पर रेगुलेशन 3 तो उसके लिए कंपनी को एक डेटाबेस बनाना होता था. तो आज उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं एंड वो जो सब रेगुलेशन 5 था वो डिलीट होकर के एक नया सब रेगुलेशन 5 और एक नया सब रेगुलेशन 6 यहां पर इंसर्ट किया गया है. एंड वो भी बात यही कह रहा है, बस उसमें कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन के पॉइंट यहां पर दिए गए. और क्या कह रहे हैं सर, पढ़ लेते हैं. इसने कहा सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू हैंडल UPSI shall ensure that a structured digital database is maintained containing the nature of UPSI, the name of persons who have shared the information. That is sir कौन सी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी इन हमारी कंपनी के अंदर, किस पर्सन ने वो UPSI शेयर किया है, किस पर्सन के साथ वो UPSI शेयर किया गया. एंड सर इन लोगों का पैन नंबर या कोई भी आइडेंटिफायर नंबर अगर पैन अवेलेबल नहीं है. दैट इज अगर इन लोगों का पैन नंबर अवेलेबल है तो पैन नंबर आप अपने डिजिटल डेटाबेस में मेंटेन करेंगे. और अगर पैन नंबर उन लोगों के पास नहीं है तो कोई भी ऐसा नंबर जिससे उनका आइडेंटिफाई किया जा सके, फॉर एग्जांपल उनका आधार कार्ड नंबर या उनका पासपोर्ट नंबर, वो सारी चीजें आप इस डेटाबेस में एंटर करना. एंड एक लास्ट क्लैरिफिकेशन यहां पर आई कि अगर किसी भी कंपनी को ये डेटाबेस मेंटेन करना है तो वो डेटाबेस कंपनी को खुद मेंटेन करना पड़ेगा.
ये वाला काम आप कंपनी किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। दैट इज सच डेटाबेस शैल नॉट बी आउटसोर्स एंड शैल बी मेंटेन्ड इंटरनली विद adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trail to ensure non tampering of the database। देख तो कंपनी आप ये डेटाबेस खुद मेंटेन करिएगा, प्लस यहाँ पे एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल लगाइएगा कि कोई भी पर्सन इस डेटाबेस के साथ किसी भी तरीके की टेम्परिंग ना कर पाए। एंड एक नया सब रेगुलेशन 6 आया, उसने बस ये क्लैरिफाई किया सर कि ये जो डेटाबेस आप मेंटेन करोगे वो डेटाबेस आपको कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना होगा, 8 सालों के लिए। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स आपको वो डेटाबेस मेंटेन करना है, और ये 8 साल कहां से काउंट होंगे, जिस दिन वो रेलेवेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने यूपीएसआई शेयर की थी, जिस भी दिन वो फिनिश होगी, वहां से 8 साल तक आप उस डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। पर सपोज सर आप पे सेबी की कोई इंक्वायरी आ गई और वो इंक्वायरी चलते चलते आज 10 साल हो चुके हैं, तो लॉ कह रहा है सर 10 साल तक आप डेटाबेस मेंटेन करना। पढ़ लेते हैं पॉइंट। इसने कहा सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएसआई shall ensure that structured digital database is preserved for a period of not less than 8 years after the completion of the relevant transaction, and in the event of receipt of any information from SEBI regarding any investigation or enforcement proceedings, the relevant information in the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings। तो सर अगर SEBI की कोई इंक्वायरी, कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट चल रही है, तो जब तक वो प्रोसीडिंग्स चलेगी ये डेटा आप संभाल करके रखेंगे। बस सर ये एक छोटी सी अमेंडमेंट आई हमारी स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला पॉइंट पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर अगली जो अमेंडमेंट आई वो आई रेगुलेशन 7A में। तो हमने सीखा था सर लास्ट ईयर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया था, जिसके तहत कोई भी इंफॉर्मेंट आज अगर है, अगर उसे यह पता चल रहा है कि किसी भी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, वो ये जानकारी सेबी को प्रोवाइड कर सकता था, और उसके लिए उस इंफॉर्मेंट को 1 करोड़ रुपए तक का रिवॉर्ड भी मिलता था। तो वहां पे रिवॉर्ड की भी बातें आई थी कि अगर आप चाहो तो आप सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज दे सकते हो। बस वहां पे आपको क्या चेक करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन आप सेबी को दे रहे हो वो हो एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। और वहां पे हमने देखा था सर कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन डिफाइंड भी था कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम किसे मानेंगे, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी जानकारी जो सेबी के पास अभी तक नहीं थी। अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सेबी को देते हो जिससे सेबी को कोई इन्वेस्टिगेशन करने में मदद हो, तो उस बेसिस पर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो वहां पे हमने समझा था सर ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है ये टाइमली आपको सेबी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सर अब ये टाइमली का क्या मतलब है, उसके रिगार्डिंग लॉ में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई है कि जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में वर्ड टाइमली आ रहा है, उस टाइमली का मीनिंग क्या होगा, 3 इयर्स। तो एक नई एक्सप्लेनेशन आई और इसने क्या कहा सर, इंफॉर्मेशन शैल बी कंसिडर्ड टाइमली ओनली इफ as on the date of receipt of the duly completed VIDF form, voluntary information disclosure form by SEBI, a period of not more than 3 years has elapsed since the date on which the first alleged trade constituting violation of insider trading laws was executed। तो सर आज अगर आपको पता चला किसी पर्सन ने इंसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो जिस भी दिन उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन सेबी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको 3 साल के अंदर अंदर ये VIDF फॉर्म सेबी के पास फाइल करना पड़ेगा, तभी उस इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन माना जाएगा। तो 3 साल का एक लिमिटेशन पीरियड यहां पर लगा दिया गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होते ही विद इन 3 इयर्स आप इस चीज को करेंगे इंटीमेट। एंड सर इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज में ही 2 छोटी सी अमेंडमेंट और है। तो यहां पे सर हमने एक शेड्यूल बी पढ़ा था जहां पे कंपनी को अपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर रखना था और अपने डेजिग्नेटेड पर्संस को करना था कंट्रोल। तो एक शेड्यूल भी आया था जिसके तहत कंपनी अपने डेजिग्नेटेड पर्सन एंड एम्प्लॉइज को एक कोड तैयार करके देती थी जिसके अंदर आते थे काफी सारे क्लॉजेस। तो सर आज उन क्लॉजेस में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। लाइकवाइज हमारा एक शेड्यूल सी आया था जहां पे जो प्रोफेशनल्स थे उन्हें भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता था। तो जो भी कंपनी के प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेशनल्स भी अपने एम्प्लॉइज एंड डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते थे एज पर शेड्यूल सी। उसमें भी आई है ये अमेंडमेंट। आई डोंट थिंक ये दोनों अमेंडमेंट्स मेरे पढ़ाने लायक है क्योंकि ये कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं है। तो इन्हें आप अपनी बुक में यहां से देख करके कॉपी पेस्ट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा ये आप पढ़िएगा, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो आप पेपर के लिए स्किप भी कर सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो बड़ी छोटी रही थी बिकॉज हमारी अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी सिक्योरिटी लॉ में। तो दीज आर ऑल दी अमेंडमेंट्स अबाउट सिक्योरिटी लॉ। अब सर जब मैंने आपको ये अमेंडमेंट्स कराई तो यहाँ पे मैं आपको एक केविएट जरूर देना चाहूंगा। सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट्स मेरी तरफ से ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड यही सारी अमेंडमेंट्स सिक्योरिटी लॉ में आई हैं और आपके पेपर में एप्लीकेबल है। और सर आपको पता है इंस्टीट्यूट जब भी किसी अटेम्प्ट में कोई चेंजेस लेकर के आता है या किसी भी अटेम्प्ट के लिए कोई अमेंडमेंट्स लेकर के आता है, इंस्टीट्यूट निकालता है एक सप्लीमेंट्री
और मैंने क्लासेस में आपको पहले भी दिखाया था, इंस्टीट्यूट जब सप्लीमेंट्री निकालता है तो उसमें इंस्टीट्यूट कई ऐसी चीजें भी कवर कर देता है जो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं होती। तो जून 21 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट एक सप्लीमेंट्री लेकर के आया है एंड दैट सप्लीमेंट्री इज वेरी लेंथी। उस सप्लीमेंट्री में इंस्टीट्यूट ने काफी सारे ऐसे सर्कुलर्स एंड कुछ ऐसे चेंजेस भी कवर किए हैं जो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है सर? कि जो भी चीजें हमने सिलेबस में पढ़ी थी उनके अंदर जितने भी चेंजेस आए वो मैंने आपको बताए, पर उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग सपोज सेबी ने कोई सर्कुलर लेकर के आया तो इंस्टीट्यूट उसे अपनी सप्लीमेंट्री में कवर कर देता है। कायदे से कवर नहीं होना चाहिए। तो वो जो भी चेंजेस आपके इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में आए हैं वो चेंजेस ट्रस्ट में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो चेंजेस आपको कराने पे आ गया तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्लासेस यहां पे एक्स्ट्रा लग जाएगी और वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस है या जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग कानून है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहां पे आप मुझ पर विश्वास रखिएगा, जो भी क्लासेस आपने करी हैं वो करिए, साथ में जितनी अमेंडमेंट्स मैं करा रहा हूं बस आप इनको पक्का करते हुए चलिएगा। तो सप्लीमेंट्री को देखकर डर मत जाना कि सर सप्लीमेंट्री में तो इतने सारे सर्कुलर्स एंड ये सारी चीजें कवर्ड हैं, वो सारी चीजें आपको पेपर के लिए नहीं करनी। ये चीजें मैंने आपको क्लासेस में भी समझाई थी कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे सर्कुलर अपनी सप्लीमेंट्री में ले आता है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो वो आप स्किप करते हुए चलोगे। प्लस इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में सर काफी सारे केस लॉस, मतलब भर भर के इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी लॉ के नए नए केसेस आपके सिलेबस में कवर किए हैं। बट फिर से मैं वही कहूंगा, उन केस लॉस को भी आप पेपर के लिए स्किप करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि इन केस लॉस में से क्वेश्चन नहीं आ सकता, आने को आ सकता है, पर इन सारे केस लॉस को अगर हम कवर करेंगे, अगेन वी नीड 3 to 4 क्लासेस टू कवर ऑल द केस लॉस। एंड केस लॉस ऐसे कुछ टॉपिक्स पर भी इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में डाले हैं जो टॉपिक ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं उसका केस लॉ इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है। तो यहां पे मैं कहूंगा मुझ पे थोड़ा सा फेथ रखते हुए आप ये सप्लीमेंट्री की जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको देखकर डर मत जाना, उनको आप स्किप करते हुए चलिएगा। तो जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया बस उन्हें पक्का करें, एंड जो भी अमेंडमेंट्स मैं आपको करा रहा हूं आप बस इनको अच्छे से तैयार करके जाओ, इसे 100% प्रिपेयर करना, आपका पेपर बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो विद दिस आई विल सम अप द टुडेज अमेंडमेंट क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।